नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन्हें आप तक एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और इसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी शामिल किया जाता है ताकि परीक्षा हाल में जब स्टैटिक और करंट को जोड़ करके प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उन प्रश्नों को सही कर सकें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके लिए। और एक्चुअली ये पहला प्रश्न जो है कल के सेशन में शामिल हुआ था, बशर्ते इसमें कुछ व्याख्या बाकी रह गई थी, तब तक किसी कारणवश या कहिए टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो पॉज हो गया था, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो अभी जो है फिर से इसे शामिल किए हैं। तो कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में प्रस्ताव पारित करके की गई थी, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। तो यह 22 जून को नहीं मनाया जाता है, यह 24 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं यही बताना है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम कूटनीति में महिलाओं के नेतृत्व के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना है। अब संरचनात्मक बाधाओं में क्या क्या शामिल होते हैं? तो संरचनात्मक बाधाओं में जैसे कि स्कूल के स्तर पर उनके लिए अलग से टॉयलेट हो, बालिकाओं के लिए, कॉलेज में जाएं तो वहाँ पर भी हो, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं महिलाएं या किसी ऑफिस में काम करती हैं तो वहाँ पर भी अलग से टॉयलेट बाथरूम हो उनके लिए। साथ ही साथ क्रेच की व्यवस्था हो ताकि वो आसानी से अपने कार्य को संपादित कर सकें। तो यह दिवस वैश्विक कूटनीति, राजनीति और सैन्य पदानुक्रम में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में प्रस्ताव पारित करके की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की भूमिका को पहचानना है, उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना और निर्णय निर्माण में उनकी समान भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस दिवस के इस अवसर पर दुनिया भर में संगोष्ठियां यानी बैठकें, पैनल चर्चाएं और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। यह दिवस सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों, महिला राजनयिकों के संघों और अन्य हितधारकों को कूटनीति के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। 1992 से 2019 के बीच कूटनीति में महिलाओं ने दुनिया भर में शांति प्रक्रियाओं में 13% वार्ताकारों, 6% मध्यस्थों और 6% हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में लैंगिक दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण है। अब ये सतत विकास लक्ष्य 2015 में लाया गया था और जो 2030 तक प्राप्त करना है। अभी अगला प्रश्न जो हम लोग देखेंगे वो सतत विकास से ही संबंधित होगा, खासकर तब जब सतत विकास लक्ष्य 5 निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी का आह्वान कर रहा है। तो SDG 5 क्या कहता है? यह लैंगिक असमानता के प्रति गोल निर्धारित किया गया है कि असमानता को दूर किया जाए, लैंगिक असमानता को। तो संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जनवरी 2025 तक केवल 25 देशों में ही महिला राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख हैं।
वैश्विक स्तर पर कैबिनेट मंत्रियों में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 22.9% है। तो वैश्विक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी कैबिनेट स्तर पर 22.9% है, यानी कुल मिलाजुला करके 23%। कूटनीति, राजनीति और सैन्य पदानुक्रम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी सीमित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। चलिए, अब ये हम लोग देख ही रहे थे सतत विकास लक्ष्य के बारे में। तो अगला प्रश्न सतत विकास लक्ष्य से ही है। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को उनके सही क्रम में लागू किया गया है या कीजिए। ठीक है, तो पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दूसरा है गरीबी उन्मूलन, तीसरा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, चौथा है असमानता को कम करना। तो इसके लिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप सतत विकास के जो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं उन्हें भली भांति जानें और उसके अनुसार आप उत्तर दें। तो बहरहाल यहाँ पर सबसे पहले तो आता है एसडीजी 1 में क्या है, गरीबी उन्मूलन। तो पहले ऑप्शन पर हमारा 2 नंबर रहेगा। तो 2 नंबर कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है और बी ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या आता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या स्वच्छ जल और स्वच्छता। क्या आएगा, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो ऑप्शन 4 हमारा असमानता को कम करना। तो इसे हम लोग जो है एसडीजी के अनुसार पहले देख लेते हैं। तो एसडीजी 1 जो है हमारा ये है, एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन यानी नो पॉवर्टी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो ये एसडीजी 4 है। स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करें तो ये एसडीजी 6 है। और असमानता को कम करना यानी रिड्यूस इनइक्वालिटी ये एसडीजी 10 है। तो पहले नंबर पर तो 2 नंबर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 1 नंबर आएगा। तो ऑप्शन में मिस्टेक है इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। तो चलिए नया ऑप्शन बना देते हैं डी। तो 2, 1, 3 और 4। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की गई है, 10वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसीलिए चर्चा में है। तो जारी कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN द्वारा यह जारी किया जाता है। और इस बार जो जारी किया गया है ये 10वीं है। रिपोर्ट में 193 देशों की सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति के संदर्भ में रैंकिंग की दी गई है। तो 193 देश इसमें शामिल है। वैश्विक स्तर पर यह बताया गया है इस रिपोर्ट में कि सिर्फ 17% लक्ष्य ही 2030 तक हासिल होने की संभावना है। तो जो हम 17 गोल निर्धारित किए थे उसमें मात्र 17% लक्ष्य ही निर्धारित हासिल हो पाएगा 2030 तक। भारत व उसके पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो भारत पहली बार 100 देशों में शामिल हुआ है, शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है। SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 99वीं है, यानी 99th पर है। ठीक है, और इसका स्कोर कितना है भारत का, तो 67 है। भारत के समुद्री पड़ोसी देशों में बात करें तो मालदीव 53वें रैंक पर है, श्रीलंका 93वें रैंक पर है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो भूटान 74वें रैंक पर है, वहीं नेपाल 85वें रैंक पर है। बांग्लादेश
की बात करें तो 114वीं रैंक पर है और पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। ठीक है, तो बहरहाल पाकिस्तान से तो हम अच्छे हैं, लेकिन वहीं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे लगे हुए, साथ ही साथ दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, इनसे हम लोग पीछे हैं। वैश्विक स्थिति की बात करें तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे पर है स्वीडन और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 20 देशों में से 19 देश यूरोप से हैं। अमेरिका की रैंकिंग 44वीं है, जिसका स्कोर 75.2 है, जबकि चीन की रैंक 49वीं है। अमेरिका यूएन बहुपक्षवाद में प्रतिबद्धता के पैमाने पर लगातार दूसरे साल 193वें स्थान पर है, यानी बाइलैटरल जो प्रतिबद्धताएं होती हैं उसके रैंक के अनुसार ये 193वें स्थान पर हैं और लगातार दूसरे साल यह 193वें पायदान पर बना हुआ है अमेरिका। अंतिम स्थान पर कौन कौन से देश हैं? अंतिम स्थान पर यह बना हुआ है अमेरिका। ब्राज़ील G20 देशों में सर्वोच्च रैंकिंग पर है, 25वीं रैंक पर है, जबकि चिली OECD में सबसे आगे यानी 7वीं रैंक पर है। प्रमुख चिंताएं और रुकावटें इसमें कुछ बताई गई हैं। तो वैश्विक स्तर पर प्रगति रुक गई है। मुख्य बाधाएं क्या बताई गई हैं? तो जैसे संघर्ष, विभिन्न देशों के बीच संघर्ष बना हुआ है, जैसे रूस यूक्रेन, उधर इजराइल और ईरान। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच अभी संघर्ष रुक गया है, लेकिन फिर भी एक कारण है। फिर इजराइल और गाजा के मध्य, फिलिस्तीन के मध्य, उधर सूडान में, तो आप देख सकते हैं यमन में। ठीक, तो संरचनात्मक कमजोरियां भी हैं, सीमित वित्तीय संसाधन भी है, यानी जो वित्त का प्रबंध है वो सीमित है। 5 SDG लक्ष्यों में उलट प्रवृत्ति देखी गई है, मतलब 5 ऐसे SDG हैं जिसमें गिरावट हुई है। जैसे मोटापा SDG 2 के अंतर्गत आएगा, प्रेस की स्वतंत्रता SDG 16 के अंतर्गत आएगा, सतत नाइट्रोजन प्रबंधन SDG 2 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन प्रबंधन क्या है? स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भूख से जुड़ा हुआ है, तो एक प्रकार से यह SDG 2 में आएगा। रेड लिस्ट इंडेक्स, जैव विविधता संकट SDG 15 और भ्रष्टाचार SDG 16। तो ये 5 ऐसे SDG हैं जिसमें उलट प्रवृत्ति देखी गई है, यानी कि रैंकिंग में गिरावट आई है। सबसे अधिक प्रगति देखने वाले लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो मोबाइल ब्रॉडबैंड उपयोग यानी SDG 9, बिजली की पहुंच SDG 7, इंटरनेट उपयोग SDG 9 और बाल मृत्यु दर में कमी SDG 3। बाल मृत्यु दर क्या होती है? तो प्रति 1000 जो बच्चे होते हैं उनके मृत्यु होने की दर बाल मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, तो वैश्विक वित्तीय तंत्र की विफलता बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक वित्तीय संरचना विफल हो चुका है। GFA वैश्विक वित्तीय संरचना से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, समझौतों और मानदंडों के ढांचे से है जो देशों के बीच वित्तीय अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसमें वह नियम, विनियम और संस्थाएं शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह का प्रबंधन करती हैं, जिसका उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देना है, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना है और सतत विकास का समर्थन करना है। हालांकि वर्तमान संरचना चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन तथा ऋण स्थिरता से निपटना शामिल है। पूंजी प्रवाह अमीर देशों की ओर से अधिक, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर सीमित है। यानी पूंजी प्रवाह अमीर देशों की ही ओर बढ़ रहा है और
उभरती अर्थव्यवस्था यानी जो विकासशील देश हैं वो उनमें सीमित स्तर बना हुआ है वित्त के मामले में। अब ये 17 SDG लक्ष्य हैं। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इनइक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, 10वां है रिड्यूस इनइक्वलिटी, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, छठा है पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, 17वां है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो ये 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें कुछ आगे की राह भी सुझाई गई है। तो भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा और कई क्षेत्रों में चुनौतियां अभी बनी हुई है। विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, प्रेस स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार नियंत्रण, ये भारत को विशेष ध्यान देना है इस पर। भारत को SDG लक्ष्यों के स्थानीयकरण, राज्यों के सहयोग और स्थायी नीतिगत ढांचे के माध्यम से प्रगति तेज करनी होगी। वित्त, डेटा और तकनीक नवाचार को मिलाकर 2030 तक एजेंडा की ओर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो हाल ही में एक दुर्लभ प्राचीन लैंप की खोज किस मंदिर में हुई है? ऑप्शन ए मुरुदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी अनंत पद्मनाथ मंदिर पेरदूर, ऑप्शन सी श्री कृष्ण मंदिर उडुपी, ऑप्शन डी कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर। तो यह जो है अनंत पद्मनाथ मंदिर पेरदूर में खोजी गई है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा गला खराब है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, हम भी सेशन को जारी रखते हैं। तो अभी जो है यह जो है दुर्लभ प्राचीन लैंप कर्नाटक के उडुपी जिले के पेरदूर स्थित अनंत पद्मनाथ मंदिर में पाया गया है। दीपक पर शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों की मूर्तियां खुदी हुई हैं, जो इसे विशेष बनाती हैं। दीपक को 1456 ईस्वी में बसवन्नारस बंग द्वारा मंदिर को दान किया गया था। यह जानकारी मंदिर के भीतरी प्रकार की शिलालेख में से एक है। तो ये देखिए, ये जो खोजी गई है मंदिर दीपक, उसके बारे में ये चित्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी किस स्थान पर पहली बार देखी गई है? तो एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी है, कहाँ पर देखी गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड के चमोली में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ऑप्शन सी केरल के कोझिकोड में, ऑप्शन डी राजस्थान के टोंक में। तो यह जो है राजस्थान के टोंक में देखी गई है और ये सुंदर सी गिलहरी है सफ़ेद रंग की। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या को पहले। तो राजस्थान के टोंक जिले में पहली बार एक दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी देखी गई है। हालांकि एल्बिनो गिलहरी पहले भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में देखी जा चुकी है, फिर भी इस प्रकार की घटना अभी भी अत्यंत दुर्लभ है। रंग रूप की बात करें तो एल्बिनो गिलहरियों की पहचान उनके शुद्ध सफ़ेद फर और गुलाबी या लाल आँखों से होती है, जो मेलेनिन की पूर्ण कमी के कारण होती है, जो सामान्य रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है। उनकी आँखें अंतर्निहित रक्त वाहिकाओं की दृश्यता के कारण गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं। और ये देखिए वो गिलहरी है, सफ़ेद फर है इसके।
और इसकी आंखें जो है लाल दिखाई देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो आपको बताते चलें कि इसके पहले गोवा और मिजोरम दो ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। अभी तीसरा राज्य बना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है त्रिपुरा, ऑप्शन बी कह रहा है मिजोरम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नागालैंड। तो मिजोरम तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि ये दूसरा था। तो अभी त्रिपुरा बना है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। त्रिपुरा बना तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य। तो त्रिपुरा को भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इससे पहले गोवा और मिजोरम को यह दर्जा मिला था। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी डेटा के आधार पर की गई है। साक्षरता दर और प्रगति की बात करें तो 2024-25 में साक्षरता दर 95.6% है। 2061 में तूफान दर केवल 20.24% था। 2011 की जनगणना में 87.22% था और 2023-24 में 93.7% था। उल्लास योजना के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उन वयस्कों को साक्षर बनाना है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई है। औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूल में जाकर के शिक्षा नहीं पाई है। ठीक है, यह NEP 2020 नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। मुख्य फोकस कहाँ पर किया जाता है इसके अंतर्गत? उल्लास योजना के अंतर्गत। तो उल्लास योजना के अंतर्गत मुख्य फोकस आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जीवनोपयोगी कौशल पर ध्यान दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इफ़को अपना पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर संयंत्र किस देश में स्थापित कर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी स्लोवेनिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो यह ब्राज़ील में कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और कुरीतिबा जगह है, वहाँ पर ये कर रहा है। तो इफ़को का पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर संयंत्र स्थापित हो रहा है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राज़ील में। संयंत्र का निर्माण इफ़को नैनो वेंसन्स इफ़को की सहायक कंपनी है और ब्राज़ील की नैनोफर्ट के बीच साथ संबंधित 3 के संयुक्त उपक्रम में किया जाएगा। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन लीटर नैनो फर्टिलाइजर का उत्पादन करेगा। संयंत्र ब्राज़ील के पाराना राज्य के कुरीतिबा में स्थित होगा। यह पहल इफ़को द्वारा भारत में नैनो यूरिया लॉन्च करने के 400 वर्ष बाद जारी की जा रही है। संयंत्र की स्थापना से वैश्विक उपस्थिति बढ़ेगी और उत्पादन लागत घटेगी। अब ये अवस्थिति देख लीजिए कुरीतिबा की। तो ये पराना ये प्रांत है और इस यहीं पर अवस्थित है कुरीतिबा। ये चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो किस देश ने हाल ही में 8 गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो अभी जो है वियतनाम ने एक अधिनियम पारित किया है अपने यहाँ पर और 8 गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने आपराधिक संहिता में संशोधन कर 8 गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा। जिन अपराधों के लिए मृत्युदंड हटाया गया है उसमें घूसखोरी, भ्रष्टाचार, गबन, नकली दवाओं का उत्पादन व व्यापार, नशीले पदार्थों की अवैध ढुलाई, जासूसी, शांति भंग करना और आक्रामक युद्ध शुरू करना, राज्य अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना यानी तोड़फोड़ और सरकार को गिराने का प्रयास करना, इन सभी में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है।
इन अपराधों के लिए अब अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। 1 जुलाई से पहले जिन लोगों को मृत्युदंड मिला है पर फांसी नहीं हुई है, उनकी सज़ा भी आजीवन कारावास में बदल दी जाएगी। अब वियतनाम की अवस्थिति देखिए, तो ये साउथ चाइना है और ये वियतनाम की अवस्थिति है और इसकी कैपिटल क्या है, हनोई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 141, ऑप्शन डी 139। तो भारत की वैश्विक स्थिति जो बनी हुई है वैश्विक शांति सूचकांक में, वो 115 बनी हुई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो वैश्विक शांति स्थिति की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक शांति स्तर में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक बताई गई है। पिछले 17 वर्षों में औसत वैश्विक शांति स्कोर में 5.4% की गिरावट हुई है, जो 2008 से लगातार कमी को प्रदर्शित कर रहा है। 74 देशों में शांति स्तर में सुधार हुआ है, यह सकारात्मक संकेत है। सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करें तो आइसलैंड लगातार 2008 से अब तक दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत का प्रदर्शन, भारत की रैंक 2025 में 115वां है। GPI स्कोर की बात करें तो 2.229 है। 2024 में कितनी थी तो 116 थी। इस बार सुधरी है रैंकिंग, एक स्थान कम हुआ है। 2023 में 126 थी, 2020 में 139 थी, 2019 में 141 थी। 2025 में भारत में शांति स्तर में 0.58% का सुधार हुआ है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, बना हुआ है, ये आप लोगों ने देख ही लिया है। फिर उसके बाद आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये 5 देश तो कम से कम याद रखिएगा, आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड। तो सब लैंड वाले ही हैं, बस ऑस्ट्रिया को छोड़ करके। उसके बाद सिंगापुर 6वें पायदान पर, पुर्तगाल 7वें पर, डेनमार्क 8वें पर, स्लोवेनिया 9वें पर और फिनलैंड 10वें पर हैं। तो लैंड वाला एक 10वें स्थान पर भी है। शीर्ष खराब प्रदर्शन करने वाले देश यानी जहां पर सबसे कम शांति है तो रूस है पहले स्थान पर। उसके बाद यूक्रेन, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और यमन। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, सीरिया, दक्षिणी सूडान, इजराइल और माली, ये खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी रहने योग्य शहर जो होता है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ICU और ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। तो यह जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में दुनिया के 173 शहरों को शामिल किया गया है। वैश्विक औसत जीवन योग्यता स्कोर में देखें तो 76.1 है 100 में से, जो पिछले वर्ष जितना ही है। शहरों का मूल्यांकन किन किन आधारों पर किया गया है? तो इसमें
30 संकेतकों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया गया है, जो निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 30 संकेतक हैं और 5 श्रेणी हैं। तो पहला श्रेणी है राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, स्वास्थ्य सेवाएं, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। तो ये 5 श्रेणियां हैं जिसमें 30 संकेतक शामिल किए जाते हैं। अच्छे प्रदर्शनकर्ता देश कौन कौन से हैं? तो कोपेनहेगन है डेनमार्क का, फिर वियना है ऑस्ट्रिया का, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, मेबुमे ऑस्ट्रेलिया का है, फिर जिनेवा है स्विट्जरलैंड का, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का, ओसाका है जापान का, ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का, एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया का और वैंकूवर है कनाडा का। खराब श्रेणी के अंतर्गत रखे गए देश कौन कौन से हैं? तो दमिश्क है सीरिया में अवस्थित है, त्रिपोल है लीबिया में है, ढाका बांग्लादेश में है, पाकिस्तान है अल्जीरिया में अवस्थित है, लागोस नाइजीरिया में, हरारे जिम्बाब्वे में, पोर्ट मोरेस्टी पापुआ न्यू गिनी में है, गुंटा लिखा है गिनी होगा, ठीक है, यूक्रेन और कारकास वेनेजुएला में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नाटो की स्थापना 1949 में 12 सदस्य देशों के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसकी संख्या 32 है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अवस्थित है। सही कथन, सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है न ही 1 और न ही 2। तो नाटो के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो नाटो की उत्पत्ति जो है नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि या वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत विस्तार के खतरों को रोकने के लिए कार्य करना था। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है। इसकी प्रकृति की बात करें तो नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। यानी वर्तमान में कितने देश हैं? 32 देश हैं। और सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो स्वीडन शामिल हुआ है 32वें देश के रूप में। यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत यानी संधि के अनुच्छेद 5 पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यदि एक नाटो सहयोगी पर हमला किया जाता है तो सभी नाटो सहयोगियों पर हमला होगा। अब तक अनुच्छेद 5 का प्रयोग एक बार किया गया है 9/11 के आतंकवादी हमलों के जवाब में। संस्थापक सदस्य की बात करें तो 12 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 12 देश मिलकर के इसके स्थापना किए थे। फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हो गया है, ठीक है, हो गया है। यूक्रेन ने 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन प्रस्तुत किया और 2023 में विनियस शिखर सम्मेलन में उसे आश्वासन प्राप्त हुआ था। यूरोपीय संघ के वे सदस्य जो नाटो के सदस्य देश नहीं हैं, यानी नाटो का हिस्सा नहीं है, कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा। ये 4 देश ऐसे हैं यूरोपीय संघ के जो नाटो के सदस्य नहीं हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वार्सा संधि के कई पूर्व देश नाटो के सदस्य बन गए। इनमें हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया आदि शामिल हैं। तो ये पहले यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे। हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया और लातविया। नाटो का उद्देश्य क्या है? तो नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका यानी
ट्रांस अटलांटिक लिंक के बीच एक अद्वितीय संपर्क प्रदान करता है, जिससे वे रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श और सहयोग कर सकते हैं तथा एक साथ बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंधन अभियान संचालित कर सकते हैं। वित्त पोषण की बात करें तो नाटो को वित्त पोषण कैसे होता है, तो प्रत्येक नाटो देश सकल राष्ट्रीय आय से प्राप्त लागत साझा फार्मूले के आधार पर गठबंधन को चलाने की लागत में योगदान देता है। अब ये देखिए, ये कंट्री है, यहाँ पर कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, आइसलैंड है, ठीक है, नॉर्वे है, स्वीडन है जो सबसे लास्ट में हुआ है, फिनलैंड है, ठीक है, ये सब देख सकते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, यूके है, इटली है, रोमानिया है, तुर्की है, युगोस्लाविया है, पोलैंड ये सब नाटो के देश हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये सब मिलकर के स्थापना किए थे। 1952 में ग्रीस और तुर्की शामिल हुए। 1950 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इसमें शामिल हुआ। 1982 में स्पेन, 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड शामिल हुए। 2000 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया ये सब शामिल हुए। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया शामिल हुए। 2010 में मॉन्टेनिग्रो शामिल हुआ। 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया शामिल हुआ। 2023 में सबसे इम्पोर्टेंट है फिनलैंड और 2024 में स्वीडन, और ये फिनलैंड 31वां था और ये स्वीडन 32वां है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस डेली करंट अफेयर का लाभ उठा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं, और मेरा गला ख़राब है और सर्दी जुकाम भी हुआ है तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी आवाज़ में तलखी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।